our channel. I hope you all are doing well. In this lecture, we will discuss about our topic, which is biological classification. In previous videos, we already discussed about biological classification, ठीक है, और हमने एरिस्टोटल, कार्ल लिनियस और इनकी कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था. अब जो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है, बट वो भी इम्पोर्टेंट है. अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, और इन हायर क्लासेस यू हैव टू स्टडी अबाउट दीज क्लासेस. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर. ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दी थी? जॉर्ज बेंथम ने और हुकर्स ने. जॉर्ज बेंथम और हुकर ने दी थी. और ये क्या कहाँ काम करते थे? ये रॉयल गार्डन में काम करते थे. रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ काम करते थे? रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे. उन्होंने साथ में मिलकर ये क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस की थी, और इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा के बारे में बात की है. Their classification is based on इनकी क्लासिफिकेशन बेस करती है स्पर्मेटोफाइटा पे. स्पर्मेटोफाइटा. अब पूछोगे कि स्पर्मेटोफाइटा क्या होते हैं? स्पर्मेटोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स को बोलते हैं. सीड बियरिंग प्लांट मींस ऐसे प्लांट्स जिनके पास सीड होता है. सो इजी. सीड बियरिंग प्लांट्स को स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं, और ये स्पर्मेटोफाइटा पे बेस्ड थी इनकी क्लासिफिकेशन. दैट्स व्हाई इनकी क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन. फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी. हम इसको फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले यही दी गई थी. और नेचुरल क्लासिफिकेशन इसलिए कहा क्योंकि ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है. इसलिए इसको फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. और एक इस पे बेस्ड है स्पर्मेटोफाइटा. ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा क्या होते हैं? सीड बेयरिंग प्लांट्स को ही हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है. तो क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, तो क्या आएगा? जॉर्ज बेंथम एंड हुकर. किसने दी थी? जॉर्ज बेंथम ने और हुकर. और ये कहाँ काम करते थे? रॉयल बॉटनिकल गार्डन में. ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड किया था कितनी क्लासेस में, कितनी फैमिलीज में? इन्होंने 202 फैमिलीज में डिवाइड किया था. ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया था. कौन कौन सी 3 कैटेगरीज थी? फर्स्ट वन इज डायकोटिलिडन्स. डायकोटिलिडन्स का क्या मीनिंग होता है ये अभी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में डिटेल में. तो फर्स्ट वन थी डायकोटिलिडन, सेकंड वन इज जिम्नोस्पर्म, एंड थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज मोनोकोटिलिडन. यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मोनोकॉट. ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स डायकोटिलिडन प्लांट्स इस कैटेगरी में आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स इसमें आएंगे और मोनोकोटिलिडन्स इसमें आएंगे. अब मोनोकोटिलिडन जिम्नोस्पर्म होते क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसी चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको. ठीक है, इसने आगे डिवाइड किया था. देखो मैंने कहा इसने स्पर्मेटोफाइटा को 202 फैमिलीज में डिवाइड किया, तो जिम्नोस्पर्म को उसने 3 फैमिलीज में गिवन दिया. ठीक है, उसके बाद मोनोकोट को 34 फैमिलीज दे दी, और डायकोटिलिडन को रिमेनिंग फैमिलीज, कितनी रिमेनिंग फैमिलीज है? 165 फैमिलीज रिमेनिंग है. मींस इन दोनों का सम करके इसमें से माइनस कर दो, जो रिमेनिंग है वो यहाँ आएगी. ठीक है ना, तो डायकोटिलिडन्स को 165 फैमिलीज दे दी. अब हम आगे डिस्कस करेंगे डायकोटिलिडन्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है. डायकोटिलिडन को भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी क्या है? डायकोटिलिडन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, सेकंड कैटेगरी कौन सी है और थर्ड कैटेगरी.
तो हम इसने डिवाइड किया था फ्लावर के बेसिस पे। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो फ्लोरल कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, फ्लोरल कैरेक्टर पे। अब उन्हीं में से एक कैरेक्टर है, फ्लोरल कैरेक्टर है, विच इज, कौन सा कैरेक्टर है, पेटल। पेटल क्या होते हैं, पेटल पता है ना, फ्लावर के पार्ट में पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर क्लास 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसमें पेटल्स पढ़े थे ना। तो यहाँ हम पेटल की बात करते हैं। इसने पेटल्स के बेस पे डायकोटिलेडन को 3 कैटेगरी में डाला है। फर्स्ट इज पॉलीपेटली, पॉलीपेटली। सेकेंड इज gamopathy, and the third is monoclinidae, तो कौन कौन सी कैटेगरीज थी, पॉलीपेटली, गैमोपेटली, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली कौन से होते हैं, जिसमें बहुत सारी पेटल्स प्रेजेंट हो, गैमोपेटली जिसमें पेटल्स फ्यूज्ड हो, और नेक्स्ट इज मोनोक्लेमाइडी जिसमें पेटल्स अब्सेंट हो, इसमें पेटल्स अब्सेंट है, इसमें फ्यूज्ड पेटल्स है, फ्यूज्ड पेटल्स। और इस केस में क्या है, poly means more than one petals present है, that means free petals present है, free petals। तो देखो इसने किसके बेसिस पे स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड किया था, यहाँ पे क्या है, ये पेटल्स के बेस पे, और पेटल्स कैसे हैं, फ्लोरल कैरेक्टर है। तो अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी जो मेरिट है इसकी क्या है, वो इसके मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, वाइड रेंज तक नहीं है, बहुत ज्यादा रेंज को कवर नहीं करती है, थोड़ी नैरो रेंज में है, मींस कंजर्वेटिव है ये, मतलब क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन है पहली मेरिट, दैट मींस एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। सेकंड इज सिंपल है, ठीक है। एंड थर्ड वन कौन सी थी, मेरिट और डीमेरिट, थर्ड बताओ ना। देखो फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, फ्लोरल कैरेक्टर यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, और सेक्सुअल कैरेक्टर पे बेस्ड है, दैट मींस कंजर्व्ड है, ठीक है। ये जो है क्लासिफिकेशन ये कंजर्व्ड है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव क्लासिफिकेशन, मींस ऐसी क्लासिफिकेशन जो सेक्सुअल कैरेक्टर से अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं उन पे बेस्ड होती है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है क्लासिफिकेशन का, और ये कंजर्वेटिव है, मींस नैरो रेंज तक होती है। क्लियर है इतना। इसके अब डीमेरिट्स क्या है, ये तो थे बेनिफिट्स, अब इसके डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स ये हैं कि इसने इवोल्यूशनरी साइकिल को, इवोल्यूशनरी डायरेक्शन को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इसने डायकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन के बीच में जिम्नोस्पर्म को प्लेस किया है, जबकि जिम्नोस्पर्म अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीच में नहीं आते। सबसे पहले कौन से आए हैं, फिर उसके बाद कौन से आए हैं इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद कौन से आए हैं, मतलब प्रिमिटिव कौन से ज्यादा है तो वो उस तरफ आ जाएंगे, जो ज्यादा एडवांस है वो इस तरफ आ जाएंगे। तो डायकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन के उस सीरीज के अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्म बीच में प्लेस नहीं होते, ठीक है, ये बीच में प्लेस नहीं होंगे, इसको किसी और में प्लेस करना होगा, इसकी पोजीशन अलग होगी। अब इसकी पोजीशन क्या होगी वो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आया। ये इवोल्यूशनरी लाइन और इवोल्यूशनरी डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। ये तो थी डीमेरिट्स, मीन्स की जिम्नोस्पर्म की पोजीशन यहाँ पे रॉन्ग है, डायकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन के बीच में नहीं आएगा। डायकोटिलिडन प्रिमिटिव है, मोनोकोटिलिडन एडवांस है, बट स्टिल इसकी पोजीशन करेक्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में नहीं है। क्लियर है इतना। ये इसकी डीमेरिट्स थी, या फिर ये जिम्नोस्पर्म की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इतना क्लियर है। हम यहाँ पे क्या नोट डाउन करेंगे, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो इसके मेरिट्स में क्या था कि नेचुरल, फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन है, फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड है। थर्ड वन इसका मेरिट क्या है, इसका मेरिट है कि ये सिंपल है, सिंपल है because it's a natural classification and based on and
बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। कितना क्लियर है? नेक्स्ट हम बता रहे थे कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये नैरो रेंज के लिए है, नैरो रेंज के लिए है, ठीक है, नैरो रेंज तक है, ज्यादा वास्ट नहीं है, ज्यादा एरिया को मतलब कि कवर नहीं करते, सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा प्लांट्स को एनिमल्स को कवर नहीं करते, नैरो रेंज तक है। स्टिल इट is used in our botanical gardens as well as herbarium. In previous video we already discussed about herbarium. herbarium क्या होता है? herbarium हमने पढ़ा था herbarium के बारे में। तो अब जो हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन है वो इसी क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है आज भी, जबकि इसके डीमेरिट्स हैं और इस क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं किया जाता, स्टिल इन फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन है। और हमारे जितने भी बॉटनिकल गार्डन हैं और जितने भी हर्बेरियम बनते हैं या स्टोर होते हैं वो स्टिल अभी भी इसी क्लासिफिकेशन पे बेस्ड हैं। इतना क्लियर है? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे डीमेरिट। डीमेरिट क्या थी इसकी? इट cannot or not able to, it's not able to explain the position of, इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ये जिम्नोस्पर्म की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। That means it does not किसको फॉलो नहीं करता? it does not follow evolutionary direction. that means हमारी फाइलोजेनी में हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, फाइलोजेनी। ये किसको फॉलो नहीं करता? हमारी फाइलोजेनी को फॉलो नहीं करता। इतना क्लियर है? तो ये क्लासिफिकेशन हमारी क्लियर हो गई है और कंप्लीट हो गई है। यस, अब तक जो हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं, ठीक है, अब हमने स्टार्ट कर दी थी नेचुरल क्लासिफिकेशन। लास्ट क्लासिफिकेशन की जो डीमेरिट थी वो क्या थी? डीमेरिट ये थी कि वो फाइलोजेनी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो किसने दी थी? एडब्ल्यू एक्लर ने। किसने दी थी? एडब्ल्यू एक्लर ने, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट बिगेस्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। इट इज द फर्स्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है पर फर्स्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है, बट बिगेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है। ध्यान रखना, ये फर्स्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, दैट मीन्स ये फाइलोजेनी को फॉलो करता है, मीन्स ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन इसने कैसे की है। तो इसने क्या किया है? इसने अपनी क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। प्लांट किंगडम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज है वो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहली कैटेगरी क्रिप्टोगैमिया, नेक्स्ट इज फिनेरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया और फिनेरोगैमिया, इसने कैसे क्लासिफाई किया था? किस बेसिस पे? कि क्रिप्टोगैमिया में अगर हम स्टडी करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर नॉट विजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नॉट अरेंज्ड in flowers. That means कि जो
ये जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना तो वो विजिबल है, और विजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि वो फ्लावर्स में अरेंज नहीं है। फनेरोगैमिया में कौन से आते हैं, फनेरोगैमिया में वो आते हैं मीन्स इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विजिबल है, आर विजिबल। नेक्स्ट इज reproductive parts are arranged in flowers में अरेंज होते हैं, दैट मीन्स इनमें फ्लावर्स नजर आते हैं हमें, ठीक है। इस कैटेगरी में फनेरोगैमिया में हमें फ्लावर्स विजिबल हैं और इसमें फ्लावर्स एब्सेंट है, फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद उसने क्रिप्टोगैमिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज थी, थैलोफाइटा, फर्स्ट इज थैलोफाइटा, नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा, and the last one is टेरिडोफाइटा। Here P is silent, तो क्या बनेगा हमारा टेरिडोफाइटा। उसने प्लांट्स को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, हमें इसी सीरीज में इसको याद करनी है। तो प्लांट किंगडम को उसने 2 में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमिया, फनेरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया को उसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फनेरोगैमिया को भी उसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज जिम्नोस्पर्म, सेकेंड इज एंजियोस्पर्म। तो पहला इसमें डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म्स में, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स में। अगर हम फाइलोजेनी की बात करें तो यहाँ जो सबसे प्रिमिटिव है वो थैलोफाइटा है, उसके बाद जो उनसे एडवांस है ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा। उससे एडवांस जो है वो है जिम्नोस्पर्म, और सबसे एडवांस जो है वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो है फर्स्ट फाइलोजेनी, फर्स्ट लिटिल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है, जो किसने दी थी, एक्लर ने दी थी। किसने दी थी, एक्लर ने। अब हम ओसवाल्ड टिप्पो की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ ओसवाल्ड टिप्पो। Our next classification is given by Oswald Tippo, which is our 6th classification. Oswald Tippo is the scientist who gave, जिसने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी, biggest phylogenetic, या फिर हम बोल सकते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इतना समझ में आया। अब इसने कैसे, ये बिगेस्ट क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे रेंज के प्लांट्स को कवर करती है, ठीक है। तो प्लांट किंगडम को इसने क्लासिफाई किया था, प्लांट किंगडम को इसने 2 सब डिवीजन बना दिए। क्या किया इसने, प्लांट किंगडम के 2 सब डिवीजन बना दिए ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, एम्ब्रियो के बेसिस पे, ठीक है। तो इसने एम्ब्रियो के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो के बेसिस पे इसने 2 सब डिवीजन बना दिए। क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी सब डिवीजन इसने बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो इज थैलोफाइटा, और नेक्स्ट जो इसने बनाई थी वो थी एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा। फिर आगे फर्दर इसने एम्ब्रियोफाइटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, ए ट्रैकी और नेक्स्ट इज ट्रैकियोफाइटा। देखो अब यहाँ देखो कि ये कौन सी कैटेगरी है, थैलोफाइटा। ऐसे प्लांट्स होते हैं which do not have क्या नहीं होता है इनके पास, किसके बेसिस पे डिवाइड किया, एम्ब्रियो। तो which do not have embryo, that means embryo is absent in this category. Which category, थैलोफाइटा। अगर हम एम्ब्रियोफाइटा की बात करें तो एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो इज प्रेजेंट, इस केस में एम्ब्रियो मिलता है हमें, ठीक है।
और अब इसने ये जो एम्ब्रियोफाइटा को दो क्लासेस में आगे डिवाइड किया है, आगे जो डिवाइड किया है दो क्लासेस में, तो किसके बेसिस पे किया है? वास्कुलर बंडल के बेसिस पे। वास्कुलर बंडल, अब कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा वास्कुलर बंडल क्या होता है। वास्कुलर बंडल में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है प्लांट के पार्ट्स में क्या प्रोवाइड करना? वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को प्लांट्स के अदर पार्ट्स में प्रोवाइड कराना, ठीक है, लीव से फूड को अदर पार्ट्स में प्रोवाइड कराना। और जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को रूट से बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर ही एक बंडल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल, ठीक है। अब वास्कुलर बंडल के बेसिस पे उसने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ए मीन सबसेट, ट्रैकिया का यहाँ पे मीनिंग है वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल। दैट मीन्स ऐसे प्लांट जिनमें वास्कुलर बंडल अब्सेंट होता है और ऐसे प्लांट जिनमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। दैट्स इट, इतनी सी इसकी क्लासिफिकेशन थी, पर ये फाइलोजेनी को फॉलो करती है। ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी को फॉलो करती है कि पहले जो आए थे प्रिमिटिव थे जो थाइलोफाइटा थे, उसके बाद एडवांस में आते हैं एम्ब्रियोफाइटा, और एम्ब्रियोफाइटा में भी प्रिमिटिव है एट्रैकी और उसमें एडवांस कौन से आएंगे? ट्रैकियोफाइटा। इतना क्लियर है? तो ये थी क्लासिफिकेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करें। ये जो क्लासिफिकेशन अभी मैंने पढ़ाई है तुम्हारे जो एनसीईआरटी में गिवन है वो सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन गिवन है, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन मैंने और भी क्लासिफिकेशंस पढ़ाए हैं क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अगर तुम नीट का एग्जाम देना चाहते हो या फिर कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्लासिफिकेशंस पढ़ाई हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल।